हेलो बच्चों, और कैसे हैं सब? बढ़िया बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का। मेरा नाम सूर्य चौहान और आपका चैनल है पायलट केमिस्ट्री बाय सूर्या सर। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो फोर्स कई बार आपने पहले भी सुन लिया होगा छोटी क्लासेस में, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में चलेंगे और आपको बताएंगे कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए जैसे समझने की कोशिश करते हैं फोर्स होता क्या है। तो बेटा मान लीजिए आपके पास कोई एक डब्बा है। क्या है? एक डब्बा जिसका मास कितना मान लिया हमने? जिसका मास मान लिया m। ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट बोल दिया मैंने। क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका मास कितना मान लिया बेटा? m मान लिया। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये किसी पॉइंट A पर रखा है और इसको कहाँ पर शिफ्ट करना है? मुझे B पर शिफ्ट करना है। तो आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? इस पर पीछे से अपना हाथ लगाएंगे, ठीक है, और इसको मूव कराते 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 कहाँ पर ले आएंगे आप? इसको B पॉइंट पर ले आएंगे। कहाँ पहुँच के मान लीजिए इसकी इमेजिनरी पोजीशन बता दी, पहुँचा नहीं है, पहुँचने वाला है। तब आपने क्या किया? पीछे से एक धक्का लगाया। क्या लगाया? एक धक्का। मीन्स इसी को हमने क्या नाम दे दिया? फोर्स। इसी धक्के को क्या नाम दे दिया? फोर्स। यानी एक पुश या पुल। जैसे आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो गिलास का एक गेट लगा रहता है कांच का, तो उस पर लिखा होता है, किसी पे लिखा होता है पुल, किसी पे लिखा होता है पुश। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। तो क्या ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? आपका दरवाजा खुलेगा ही तो। मीन्स आपने कुछ अप्लाई किया उस पर, या पुश किया या पुल किया, जिस वजह से क्या हुआ? वो दरवाजा ओपन हो गया, वो गेट खुल गया। तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया? फोर्स। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बोल सकते हैं हम दी फोर्स इज द पुश और पुल on an object with mass that cause it change in velocity। ठीक है, सिंपली तो हमें ये डेफिनेशन याद करनी है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाए। इसके अलावा और भी ऐसे इफेक्टेड हैं जो फोर्स के द्वारा हो सकते हैं। जरूरी नहीं हर कंडीशन में वेलोसिटी ही चेंज हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद अगर आपको ढेर सारी डेफिनेशन लर्न करनी है तो आप यहां तक तो सेम ले आइए। कहां तक? दी फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज इट चेंज। ठीक है, उसके बाद हम बोल देते हैं अफेक्ट ऑफ फोर्स। अफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी फोर्स किसी भी चीज पर कैसे इफेक्ट करता है, मींस कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दिया कि कोई पुश और पुल है, वो किस किस के लिए हो सकता है रेस्पॉन्सिबल। तो हम बोल सकते हैं दी पुश और पुल विच कॉज। ठीक है, या टेंस टू कॉज ही बोल सकते हैं आप। पहला, चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉडी या ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। फिजिक्स में बॉडी और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई मेरे पास साइकिल है। क्या है? साइकिल। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसको लेके जा रहा हूं, ठीक है, पेडल मार रहा हूं उस पर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब साइकिल की मान लीजिए स्पीड जो है वो मेरे पास अभी मैंने जो मेजर की है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर स्ट्रेट लाइन में तो उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बढ़ानी तो मैं क्या करूंगा? इस पेडल पर मारूंगा, इसको रिलैक्स छोड़ूंगा, फिर इस पर मारूंगा, इसको रिलैक्स छोड़ूंगा। मींस क्या करूंगा? अपनी मसल्स से उस पर एक्सरसाइज करूंगा
और उसमें क्या हुआ रिजल्टेंट, एक फोर्स लगाया ना, एक फोर्स अप्लाई किया इधर से और इधर को, फिर इस वाले पेडल को फ्री छोड़ा, फिर इस पर फोर्स लगाया, इस वाले पेडल को फ्री छोड़ा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, साइकिल का मोशन क्या हो गया, बढ़ गया होगा। यानी साइकिल की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या हो गई होगी, आपकी इंक्रीज हो गई होगी। बात क्लियर हो गई ना। तो क्या हो गया, चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉल लुढ़कती हुई आ रही है मेरे पास और मैंने पैर लगा दिया, ठीक है, कोई बॉल लुढ़कती हुई आई, मैंने पैर लगा दिया, तो क्या हुआ, मान लीजिए वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड से आ रही है, मैंने जैसे ही पैर लगाया बेटा वो रुक गई, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई ना। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें हम तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। तो मान लीजिए बॉल आ रही थी, मैंने पैर लगा दिया, बॉल रुक गई आपकी, तो क्या हुआ, सडनली वेलोसिटी 0 होगी उसकी, तो वो किस में आ गई होगी, आपकी रेस्ट में आ गई होगी, मींस स्पीड में चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा, चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई रबर है, ठीक है, ये मैं इस रबर, मान लिया मैंने ये रबर है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, एक थंब लगाया, एक अपनी ये फिंगर लगाई। अब मैं इसको प्रेस करूं, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, मान लीजिए इधर से थंब दबा रहा है इसको और इधर से फिंगर, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो दोनों की वैल्यू है, मान लीजिए ये मैंने लगा दिया इधर से 1 न्यूटन और इधर से भी कितना लगा दिया, 1 न्यूटन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये प्रेस हो जाएगी, यानी कि इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, शेप और साइज क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको समझिए भाई, क्या है ये, जैसे मान लीजिए कोई बॉल आई, ठीक है, क्या आ रही है आपके पास, कोई बॉल आ रही है, आप बैट लेके खड़े हुए हैं और आपने क्या किया, उस बॉल में शॉट मार दिया, तो हुआ क्या, वो बॉल टिप लेने के बाद किधर जा रही थी, विकेट कीपर के पास, बट आपके शॉट से क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई। अगर टिप लेके गई तो 4 रन और सीधी गई तो 6 रन, ठीक है ना, 6 हो गया अब आपका। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और देखिए ये तो ऐसे फोर्स हैं जो अप्लाई करे गए हैं, यानी कि इन सब फोर्सेस में जनरली कांटेक्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी मैंने आपको एग्जांपल समझाए वो एग्जांपल थे कांटेक्ट फोर्स के। किसके थे, कांटेक्ट फोर्स के। सिलेबस में नहीं है बट फिर भी अब नाम ध्यान आ गया कांटेक्ट फोर्स, तो हमने आपको बता दिया किसके एग्जांपल है, कांटेक्ट, यानी कि दो बॉडी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन रहेगा, यानी कि पास पास आएंगी तभी ऐसा होगा, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट समझ लीजिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैंने यहां से छोड़ूं अगर मैं इसको, तो ये मार्कर हमेशा नीचे आएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या इस पे अर्थ चिपकी हुई है, नहीं चिपकी ना, फिर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से किधर आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। मींस एक ऐसा फोर्स जो हमेशा हर चीज को अपनी ओर खींचता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है आपका। एक और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आप शैतानी करते होंगे, ढेर सारी तरह के ड्रामा करते होंगे अपने घर में, और कभी कभी आप बाहर भी जाके दंगे करे आते होंगे, बहुत छोटे होंगे जब आप दोस्त से लड़े आते होंगे। फिर आपकी मम्मा या पापा को पता चलता होगा तो वो गेट पे आपको मिलते होंगे, तो आप गली में ही देख लेते होंगे कि मम्मा गेट पे खड़ी हुई, आपकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो ये भी क्या था, आपका एक नॉन कांटेक्ट फोर्स था, यानी कि एक डर था किसका, अपनी मम्मा का, कि वो आज मारेंगी तो चलिए दूसरी गली में चलते हैं, गुस्सा शांत हो जाएगा तब उनसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फोर्स के बारे में। वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप चेंज कर सकता है, और अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कर सकता है बेटा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मान लीजिएगा फुटबॉल रखी हुई है, रोनाल्डो साहब आए, रोनाल्डो साहब ने पैर मारा, फुटबॉल मूव कर गई, तो रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई, किससे, एक फोर्स से। अब मान लीजिए विकेट कीपर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए हैं, बॉल आई स्पीड से, उन्होंने ऐसे करके कैच कर लिया, तो वो मोशन में थी, आफ्टर दैट किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो इम्पल्स की बात करेंगे आगे, ठीक है ना।
तो अभी यहां तक के लिए पर्याप्त है फोर्स के बारे में इतना। अब अपन लोग बात करते हैं कि फोर्स जो क्लास 9th में है वो कितने हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो हम जनरली बात करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्लास 9th के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक लाइन अगर हम क्लियर कर दें आपको, तो हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। मीन्स पहला बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बेटा। इन दोनों को समझने से पहले कुछ और फोर्सेस हैं, जरा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस तरफ उन दोनों को। इसमें है एक आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा है आपका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स पर मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, फ्रिक्शन फोर्स मैं आपको शॉर्ट में ही निपटा दे रहा हूँ, इस पर ज़्यादा बात करेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो बॉडी हैं, ठीक है, या तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन होना रहो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आके, या टेंड्स टू मूव, ठीक है, या तो मूव ऑन द सरफेस ऑफ वन अनदर और टेंड्स टू मूव, यानी कि या तो मूव कर रही हो या मूव करने की कोशिश कर रही हो। तब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा, जो फोर्स काम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बेटा ऑलवेज अपोजिट होती है, किससे, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। अभी मैं लिखूंगा वो बात। तो मैंने आपसे क्या कहा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक सेल्फ एक्टिंग फोर्स है। हम नहीं इसको पैदा करते, कोई नहीं पैदा करता, ये सेल्फ एक्टिंग फोर्स अपने आप ही आ जाता है किसी भी मोशन में। तो हम बोल सकते हैं दी फोर्स विच कम्स टू प्ले बिटवीन द रिलेटिव मोशन, या हम बोल सकते हैं दी फोर्स विच कम्स टू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट स्लाइड वन अनदर और टेंड्स टू स्लाइड वन अनदर, यानी या तो एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हो या स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तब जो फोर्स आपका आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ये कोई मेरे पास सरफेस है, अगर मैं इसको रिजिड बोल दूं तो ये रिजिड सरफेस है, कोई ये जमीन है मान लीजिए, ये आपका रिजिड सरफेस है, ठीक है, कठोर सतह बोल सकते हो आप इसको। या मान लीजिए कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इसको कोई बच्चा इधर की ओर खींच रहा है एफ फोर्स लगा के, ठीक है। जैसे ही वो बच्चा इसको खींचने की कोशिश करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक फोर्स लग जाएगा इस सरफेस के द्वारा, यानी कि बिटवीन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ये जो नीचे बॉडी जो आपका सरफेस है, जमीन बोल सकते हैं ये, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अगर मैं इसको बोल दूं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इस तरफ लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में, और एक फोर्स ये है, ठीक है बेटा। तो आप देखते होंगे कभी कभी हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो खींचती नहीं है, ठीक है ना, जब हम खींचते हैं तो वो खींचती नहीं है, भाई हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना। इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी रहा होगा, तो एक नीचे भी रिएक्शन लग रहा होगा, अगर हम बात करें तो इधर उसके वेट के बराबर, और एक रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, अगर नीचे ज़्यादा लग रहा हो तो ये तो गड्ढे में घुस जाती, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा आपका, 0। तो ये जो फोर्स लग रहा है फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी है आपकी, इक्वल है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर है किससे, जो आपने फोर्स एक्ट किया है उससे। अब क्या करना है आपको, एक और बंदे को बुला के लाए, फिर आपने खींचना शुरू किया। अब आपने क्या देखा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर गया, किधर मूव कर गया, इस तरफ मूव कर गया। मीन्स अब क्या हुआ कि इस वाले फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गई, ठीक है, और ये बॉक्स आपका मूव कर गया। यही कंडीशन साइकिल में होती है बेटा, जब आप साइकिल चलाते हो और पैडल को स्लो कर देते हैं, यानी पैडल मारना जब आप बंद कर देते हैं, आप क्या देखते हैं, आफ्टर कवरिंग स्मॉल डिस्टेंस, यानी थोड़ी बहुत डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी जो साइकिल होती है वो रेस्ट में आती है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग स्मॉल डिस्टेंस जो भी आपकी साइकिल है या बाइक है वो क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। तो क्यों रेस्ट में आ गई भाई,
हमने स्पीड ही तो कम करी थी, यानी एक्सीलेटर ही तो छोड़ा था, बाकी हमारी साइकिल तो मूव कर रही थी या बाइक मूव कर रही थी। तो ये सब क्यों हुआ? ये सड़क के और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से हुआ। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाए तो हो सकता है कि अपना चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम लोग जब चलते हैं तो क्या मूव करते हैं, जब हम लोग मूव करते हैं तब क्या होता है, हमारे जो फुट होते हैं यानी पैर होते हैं उनमें और जमीन के सरफेस में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी जैसे मैं बोल दूं आपसे, ये कोई जमीन है, मैंने ये पैर इस पर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये पंजा है, इसको मैं पीछे प्रेस करूंगा तभी तो ये पैर उठ के आगे आएगा। जब ये पैर उठ के आगे आएगा तब हम क्या करेंगे, आगे की ओर मूव कर जाएंगे। तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स की बात हो गई, और ये हमेशा मोशन में अपोजिट करेगा। ठीक है ना। तो अगर आपका फोर्स निगेटिव का आता तो आपको घबराना नहीं है, आप बोल दोगे कि ये जो फोर्स है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है ना। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो नेगेटिव का फोर्स आएगा तो घबराना नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है ना। चलिए मैं यूनिट बताना भूल गया बेटा, तो चलिए यूनिट बता दे रहे हैं। तो यूनिट होती है फोर्स की, दो होती हैं वैसे आपकी। एक जैसे मैंने बता दी आपको, ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन, साइंटिस्ट थे न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट है, यानी इसको एमकेएस बोल देंगे या ऐसा ही बोल दीजिए। सीजीएस यूनिट जो है वो आपकी डाइन, और रिलेशन प्रूफ करेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है ना। ये डाइन वो नहीं है जो सपने में आती है आपके, ये डाइन यूनिट है किसकी, फोर्स की, सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके चलिएगा, अब बेटा बात करते हैं अपन लोग रिजल्टेंट फोर्स की। किसकी बात करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की। और ये रिजल्टेंट फोर्स इंपॉर्टेंट है इन दोनों को समझने के लिए। ठीक है, तो जरा इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक छोटी सी कहानी हम बताते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई एक गाड़ी है, ये बढ़िया सी एक गाड़ी है, ठीक है। ये कोई गाड़ी है, ये इसके टायर हैं, ये कांटेक्ट में सड़क के, ठीक है। ठेला बोल दीजिए, हाथ ठेला है। यहां से मान लीजिए कोई एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा इधर से खींच रहा है और एक बंदा इधर से खींच रहा है। ये खींच रहा है 5 न्यूटन से और ये खींच रहा है 7 न्यूटन से और ये खींच रहा है 2 न्यूटन से। ठीक है ना। कुल मिला के अगर हम टोटल देखें तो फोर्स कितना लगा, 12, 13, 14, यानी 14 न्यूटन। यानी इसका जो रिजल्टेंट था वो कितना था, 5 + 7 + 2 = 14 न्यूटन। क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे बेटा, इतना तो आप भी जानते हो, सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। 14 न्यूटन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब समझिएगा, जैसे इन 3 बंदों ने एक किसी भी गाड़ी बोल दीजिए या रिक्शा, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिएगा, फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, 14 न्यूटन का। 14 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो मान लीजिए कि हमारे इस कार्ट में, इसको हम नाम दे दे रहे कार्ट, हमारे इस कार्ट में मान लीजिए जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, मान लीजिए वो हुआ 5 मीटर/सेकंड²। ठीक है, मान लिया हमने, जो भी हुआ हो उस टाइम पर हमने मान लिया 5 मीटर/सेकंड²। इसमें जो है आपका एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, कैसे निकालते हैं एक्सीलरेशन, फोर्स दिया हो तो उसका हम फॉर्मूला आगे चल के प्रूफ करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, परेशान नहीं होना। अब मान लीजिए वो जो थे उन्होंने फोर्स लगाया कितना न्यूटन का, तीनों ने 14 न्यूटन का। तब बेटा कितना एक्सीलरेशन हुआ, 5 मीटर/सेकंड² हुआ। अब मान लीजिए कोई बंदा आ गया, जैसे मान लीजिए कोई बाहुबली टाइप का आ गया, ऐसे एकदम बढ़िया बॉडी निकाल के आ गया, मान लीजिए कोई, मेरी तो कुछ नहीं है। तो जब वो आ गया होगा बंदा, तो उसने क्या किया होगा बेटा, इन तीनों से कहा होगा हटो भाई साइड, तीनों साइड हट गए होंगे। उसने अकेले बंदे ने इसको खींचना शुरू किया मान लीजिए, और इसको खींचना शुरू किया उसने, और उसने एक फोर्स लगा दिया F'। और F' फोर्स लगाने से हमने क्या देखा कि जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ, 5 मीटर/सेकंड²। तो हमने क्या बोल दिया कि जो F' है वो रिजल्टेंट फोर्स है किनका, इन तीनों बंदों का। ये 3 जो मेन थे या जो भी आपके पर्सन्स थे, उन तीनों पर्सन्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, वो F'। तो हम बोल सकते हैं F' इक्वल्स टू फोर्स, F' इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको, रिजल्टेंट फोर्स मींस नंबर ऑफ फोर्सेस को हटाकर एक ऐसा फोर्स लगा दिया जिसने उन नंबर ऑफ फोर्सेस के बराबर ही एक्सीलरेशन क्रिएट किया, यानी उतना ही इफेक्ट डाला किस पर, इस कार्ट पर। तो हमने बोल दिया उसको रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक सिंगल फोर्स है जो नंबर ऑफ फोर्सेस को रिप्लेस कर देता है उतने ही इफेक्ट से। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग
ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट एज द नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ फोर्सेस क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं अपने किसकी, बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटा। तो नाम से ही क्लियर है, कोई भी चीज बैलेंस्ड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम बता दें आपको, इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपका वो होगा आपका 0 न्यूटन, ठीक है। मींस रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 न्यूटन। और हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा आपका, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस सर तो मजाक कर रहे हैं, सबको 0 कर दिया, फिर क्या बात का है बैलेंस्ड फोर्स, यही तो सोच रहे होगे। तो बड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास कोई डब्बा है ये, जिसका मास स्मॉल m है। एक बंदा इधर से F1 फोर्स लगा रहा है और एक बंदा इधर से F2 फोर्स लगा रहा है। मींस F1 फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, F2 के। अभी तक केवल आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर एक साइन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे तो क्या ये डब्बा मूव कर पाएगा, बताइए सोच के, नहीं मूव करेगा। ना ये डब्बा बेटा इधर जाएगा और ना ये डब्बा इधर जाएगा। मींस कहने का क्या है कि इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें एक्सीलरेशन ही क्रिएट नहीं होगा। और जब एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होगा तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है, दो फोर्सेस अगर हम लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टू फोर्सेस से डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। टू फोर्सेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, दोनों की अपोजिट, ठीक है ना। सेम फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, सेम, बट एंड डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बेटा, अपोजिट। देन फोर्सेस नॉन एज बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। मींस ऐसे फोर्स जिनमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और यानी कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, 0 न्यूटन होता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मान लीजिए F1 इक्वल्स टू 5 न्यूटन और F2 इक्वल्स टू ऑल्सो 5 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ कितना होगा बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 ये वाला, और ये कैसा है आपका अपोजिट डायरेक्शन माइनस का 5 यानी 0 न्यूटन। कितना होगा आपका, 0 न्यूटन होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है वो काय की आपकी, बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस 0 एक्सीलरेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा, बैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन 0, ठीक है। यानी 0 एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है आपका कौन, बैलेंस्ड फोर्स। अब बेटा तो बैलेंस्ड फोर्स जब 0 एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका मूव तो कर नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, फिर क्या करेगा। तो हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स चेंज द बैलेंस्ड फोर्स चेंज द shape and size of the object। क्या कर सकता है, केवल वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकता, तो शेप और साइज को क्या कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेज, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं पहले ही चेंज बोल लिख चुका हूं, बात क्लियर हो गई होगी। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास कोई रबर की बॉल है, वो मैंने हाथ में ली हुई है बेटा, मैं उसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फिंगर से और ये थंब जो है वो इक्वल फोर्स है। देयर आर सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉल। एक ही बॉल पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं और बॉल मूव नहीं कर रही है, यानी उसकी शेप और साइज में चेंज ही तो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन काय की है आपकी, बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। दूसरी बात,
बैलेंस्ड फोर्स के द्वारा एक्सीलरेशन का जो प्रोड्यूशन होता है वो जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता एक्सीलरेशन में। तीसरी बात, बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। अब बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। फिर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा उसको समझेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोग अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा डेफिनेशन में तो बोल सकता हूं व्हेन द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो या डज नॉट जीरो then when the net force or resultant force does not zero, then the force is known as unbalanced force। यानी कि इस कंडीशन में आपका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, मीन्स they produces acceleration in the body। ये क्या करेंगे, ये बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट करेंगे। कैसे, वही डब्बा लेके आइए जिसका मास स्मॉल m है, F1 इधर फोर्स लगा रहा है, F2 इधर फोर्स लगा रहा है। F1 का फोर्स है 10 न्यूटन, F2 का फोर्स है 5 न्यूटन। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपका RF होगा 10 माइनस का 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और बॉडी जो है वो 5 न्यूटन फोर्स से किधर मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। बात क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने बोल दिया कि जब भी दो फोर्स हमने ऐसे लगाए जिनकी डायरेक्शन अपोजिट थी इस कंडीशन में, और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं था, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था वो क्या हुआ, लेस मैग्नीट्यूड वाली बॉडी को हटाते हुए और खींचते हुए लेगा। जैसे आपने देखा हो, कहता घसीट घसीट के मारेंगे तो क्या होता है, वो अपनी ओर खींच रहा होता है, आप अपनी ओर खींच रहे होते हो और आपके पास ताकत ज्यादा होती है, आप उसको खींच रहे होते अपनी ओर, तो उसी को हम बोलते हैं घसीटना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, घसीट घसीट के मारा आज हमने उसको। तो बात क्लियर होगी अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है तो हम बोल सकते हैं इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्शन तो समझ में आ ही रहा है ना, बॉल आई इधर से पेल दिया, यानी उधर से उसने बॉल ने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ज्यादा न्यूटन फोर्स से बल्ला पेल दिया और बॉल क्या हो गई आपकी, वापस चली गई, इधर जाने वाली थी उधर चली गई। अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। मोशन कैसे चेंज कर सकता है, कोई आया, मान लीजिए कोई आया, हमने ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ब्रेकर लगा दिया तो क्या हुआ, एकदम रुक गया होगा ऑब्जेक्ट। जैसे बॉल आ रही थी, हमने पैर लगाया था, बॉल रुक गई थी, तो क्या हुआ, उसके मोशन में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। और दूसरी बात है एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट बस यही है आपके कि ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, और बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। ये जब भी किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट रहता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता। तो जिस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। और जिस कंडीशन में आपका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है या एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अब हम बेटा बात करते हैं एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी वो पूछ लेता है कि ये जो कंडीशन है वो किस फोर्स की है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। वैसे हमने आपको एग्जाम्पल दे दिए, और एग्जाम्पल्स ऐसे लेते हैं जिसको आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स।
जैसे आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्लासरूम का। ओके, पहला एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लासरूम में हमारे पास ये हमारे सामने एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है ना। इस टेबल पर हमारा ये बैग रखा हुआ, मान लीजिए इसका मास कितना बेटा आपका m है। कितना मास है? m मास है इसका। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो वेट होगा वो कहाँ काम कर रहा होगा? नीचे। हमने बोल दिया w किधर काम कर रहा है बेटा? नीचे काम कर रहा है। अब जो w काम कर रहा है तो इस पर टेबल भी तो एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। हमने उसको बोल दिया r। क्या बोल दिया? r, ठीक है। और r इक्वल्स टू किसके? आपके w के। मीन्स जो रिएक्शन फोर्स है आपका ऊपर की ओर लग रहा है वो किसके इक्वल है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो यही बात है कि आपका जो वेग है वो टेबल पर आसानी से रखा रहता है। तो किसकी बात हो गई? ये बैलेंस फोर्स की बात हो गई। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हम बोल सकते हैं ना, जो वेट ऑफ द बुक है वो किसके इक्वल है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टेबल। जो टेबल आपका रिजल्टेंट लगा रही है ना, जो ऊपर की साइड में डायरेक्शन लगा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ये कोई एक मान लीजिए हमने रोप बोल दिया। क्या बोल दिया? रोप, रस्सा है ये हमारे पास। इधर F2 फोर्स लग रहा है और इधर F1 फोर्स लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? F1 इक्वल्स टू F2 कैसा है? सेम। लेकिन ये माइनस साइन हमने लगा दिया। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सेकंड फोर्स इज अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स। या उल्टा बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड फोर्स, जैसे आप बोलना चाहें। लेकिन इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं बेटा? सेम, बिकॉज हमने इक्वल का साइन लगाया। मान लीजिए हमने बोल दिया 5 न्यूटन इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब ये किधर लग रहा है आपका? लेफ्ट साइड ही क्या लग रहा है? राइट साइड। तो ये माइनस का साइन लगा दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, अगर हम इन दोनों को सम करें तो हम बोल सकते हैं 5 + 5 इक्वल्स टू कितना आएगा? अगर ये तो यहाँ पे 10 होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसके बेस से तो ये कटे जाएंगे दोनों, ठीक है। 0 हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे? इसको हमने ऐड कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो क्या हुआ? इस 5 से ये वाला 5 कट गया, कितना गया? 0 न्यूटन। मीन्स बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते थे। पीछे हमने लिया था बॉक्स वाला, तो बॉक्स वाला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के कुछ एग्जाम्पल की बेटा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टग ऑफ वार, ठीक है। क्या है आपका? एक गेम होता है एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। छोटे बच्चे हो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल है टग ऑफ वार। ये पहली बार ऐसा आपने सुना होगा युद्ध जो होता है, तो एक क्रिस मूवी में देखा होगा आपने, प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन वाली में रस्सा खींचते हैं। ऋतिक रोशन अकेला होता है, बाकी सब उस तरफ ढेर सारे होते हैं लड़के लड़कियां। तब वो खींचता है तो उसके पास ताकत ज़्यादा होती है, तो वो इधर खींचता है, कभी वो उधर खींचते हैं, और रिजल्टेंट क्या होता है? ऋतिक रोशन अपनी ओर खींच लेता है और ऋतिक रोशन जमीन पर गिर जाता है उस रस्सी को खींचते खींचते। तो हुआ वो कुछ ही हो कि पहले कंडीशन क्रिएट हुई होगी बैलेंस फोर्स की, उसके बाद जिसने ज़्यादा ताकत लगा दी वो जीत गया, ठीक है ना। ऋतिक रोशन ने ज़्यादा ताकत लगा दी और वो जीत गया। मीन्स यहाँ पर क्या अप्लाई हो गया? आपका अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया बेटा। कैसे? वही ये कोई रस्सी है, F2 फोर्स है, F1 फोर्स है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1। देन क्या होगा? इस तरफ के बंदे सब उस तरफ भाग जाएंगे और ये वाला बंदा आपका गेम जीत जाएगा, ठीक है ना। ये इधर गिर जाएंगे ना खींचते खींचते, और ये बंदा आपका गेम जीत जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है कि आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स की है। और ऐसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको शुरुआत में दिया था, साइकिल का। अब आप मान लीजिए ये क्वेश्चन बनता है साइकिल वाला, तो जैसे आपने मान लीजिए वो पूछता है कि हमारी साइकिल स्लो डाउन हो गई, हमें फिर से वो मोशन में लेके आनी है, यानी उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना है, स्पीड इंक्रीज करना है, तो क्या करें? तो आप क्या बोलेंगे? वही पैडलिंग लगाएंगे। तो पैडलिंग देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इधर फिर इधर, ये कोई मान लीजिए ऐसी तो पैडल होते हैं साइकिल का, एक पीछे एक आगे की साइड। जब आप इस पर लगाएंगे फोर्स तो आप इसको फ्री छोड़ते होंगे, दोनों पे एक साथ अप्लाई करते हैं नहीं ना। इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको फ्री छोड़ते हैं, तो ये ऐसे मूव करके ऐसे आता है। फिर आप इस पर फोर्स लगाते हैं और इसको फ्री छोड़ते हैं, तो ये ऐसे मूव करके जाता है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स हुआ। क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स। यानी इसको प्रेस किया तो इसको फ्री छोड़ा, फिर इसको प्रेस किया तो इसको फ्री छोड़ा। तो ये कंडीशन क्या है कि आपकी अनबैलेंस फोर्स की, और साइकिल आपकी किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है साइकिल आपकी। बात क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है बेटा। अब मैं बात अगर अब करूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूटन के 3 लॉ की, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। पहला आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तीसरा आपका
एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहलाता है कभी कभी, यानी एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहलाता है। तो वो 3 लॉ हैं, 3 लॉ को डिटेल में बात करेंगे, उन 3 लॉ को अच्छे से ढेर सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर की शुरुआत थी, ठीक है। प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए, सरल सरल से एग्जाम्पल दिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको अपनी कॉपी पे लिखिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। एनसीईआरटी एक बढ़िया किताब है, हम बोल सकते हैं ग्रंथ है एक, एनसीईआरटी बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से तो आप सभी के लिए। तो रीडिंग करते रहा करिए उसकी, एनसीईआरटी की, और उसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन की करिए। खुश रहिए, गुड बाय, टेक केयर ऑलवेज।